कभी कोई चीज़ वैसी नहीं रहती। हर चीज़ वक्त के तकाजे के साथ बदलती रहती है। अब आप इन लोगों की ओर देखिए। ग्रैनविल ने सड़क पर राह चलतों की ओर इशारा करते हुए कहा। इन लोगों को देखकर मुझे ऐसा अनुभव होता है मानो आप और मेरे जैसे लोग पुराने हो गए हों। अब तो इन लंबे लंबे गंदे बालों, कंधे पर गिटार लटका कर चलने वालों का ज़माना आ गया है। आप और मेरे जैसे सकुचियों वालों तो लुप्त होते जा रहे हैं। हेल्गा इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही थी कि वो क्या कह रहा है। वो तो उसका मनोहर व्यक्तित्व देखने में व्यस्त थी। वह 10 मिनट तक लगातार बोलता रहा और फिर उसने एकाएक कहा, मैं तुम्हें बोल कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारी बातों में बड़ा रस आ रहा है। वह हेल्गा की ओर देख कर मुस्कुराने लगा और हेल्गा सोचने लगी, क्या मर्द है। यदि आपने किसी को समय ना दे रखा हो तो फिर मेरे साथ लंच कीजिए। ग्रैनविल ने उसे निमंत्रण दिया। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बढ़िया सा रेस्तरां है। हेल्गा के दिल में गुदगुदी होने लगी। बहुत ही चालू है। हेल्गा ने मन ही मन में कहा, आयु में तो मुझसे कई वर्ष छोटा होगा और प्रशंसनीय दृष्टि से मेरी ओर देखता है। हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन पहले हम एक दूसरे को अपना परिचय तो दें। मुझे हेल्गा रोल्फ कहते हैं। कहकर ध्यानपूर्वक उसकी ओर देखने लगी कि वो क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। प्राय ऐसा होता था कि हेल्गा जब भी किसी को अपना नाम बताती थी तो लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगते थे, किंतु ग्रैनविल ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। मेरा नाम क्रिस्टोफर ग्रैनविल है, कहकर उसने वेटर को बिल देने को कहा और तब बिल का भुगतान करके हेल्गा से बोला, आप ज़रा यहीं रुकिए, मैं इतनी देर अपनी कार ले आऊँ। जब वो उठकर जा रहा था तो हेल्गा उसकी पीठ की ओर देखने लगी। देखो तो क्या लंबा कद, सुघड़ शरीर है इसका। हेल्गा ने मन ही मन में कहा, बिल्कुल मेरे मतलब की चीज़ है ये। तब वो सोचने लगी, मैं मर्द के मामले में हमेशा गलती कर बैठती हूँ। बॉन में उस युवा से याराना काटा था तो वो भौंडा निकला। नसाओं में हष्ट पुष्ट लड़के से यारी की तो वो जादू टोने के अलावा उसे कुछ सूझता ही नहीं था। और तीसरा वो जो इतना खूबसूरत और तगड़ा था कि देखते ही बनता था। हाँ, और निकला क्या? एक ब्लैकमेलर। मर्दों के चयन में मैंने ऐसे ना जाने कितनी गलतियां की हैं, लेकिन इस बार भाग्य ज़रूर मेरा साथ देगा। इतनी देर में ग्रैनविल गहरे नीले रंग की मर्सिडीज कार लेकर वहां पहुंच गया और हेल्गा को अपनी बगल में बिठा लिया। इतनी देर में ग्रैनविल की कार के पीछे कई कारें रुक गई थीं, जिन्होंने हॉर्न बजाने शुरू कर दिए थे। पेरिस वालों को तो कार चलाने की तमीज़ ही नहीं, ग्रैनविल ने अपनी कार के आगे बढ़ाते हुए कहा। जरा आगे की कार रुकी नहीं कि बस आसमान सर पर उठा लेते हैं। मुझे तो पेरिस में कार चलाने के नाम से ही डर लगता है। लड़कियों को पेरिस में कार चलानी ही नहीं चाहिए। उनके साथ तो कोई कार चलाने वाला होना चाहिए। हेनल्का को उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। इसके साथ ही उसे ग्रैनविल को कार चलाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। ये मर्सिडीज़ गाड़ी है? हाँ, बहुत बढ़िया है। मैं तो पहले कभी मर्सिडीज़ में बैठी ही नहीं। शहर से बाहर सड़कों पर चलाने के लिए तो ये बहुत बढ़िया गाड़ी है, लेकिन शहर के अंदर उफ। तब ग्रैनविल ने अपनी मर्सिडीज एक तंग गली से गुजारी और पार्किंग लॉट में लाकर खड़ी कर दी। हेल्गा ने कार से उतरने के लिए दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था कि ग्रैनविल विद्युत गति से अपनी सीट से उतरा और फटाक से हेल्गा का दरवाज़ा खोल दिया। हेल्गा उसकी तेजी और सभ्यता से बड़ी प्रभावित हुई। वेरी मैनरली। उसने ग्रैनविल की प्रशंसा की। आप और मेरे जैसों में अदब आदाब नहीं होगा तो किस में होगा? वो बोला। वो रेस्तरां यहाँ से थोड़ा आगे है, यहाँ तक पैदल चलना पड़ेगा। तब ग्रैनविल हेल्गा का बाजू थाम कर उसे रेस्तरां के पास ले आया। रेस्तरां को देखकर हेल्गा बुझ सी गई। वो आलीशान रेस्तरां में जाने की आदी थी और ये देखने में बिल्कुल ढाबा सा लगता था। ग्रैनविल हेल्गा का हाथ थामे उसे रेस्तरां के अंदर ले आया। उसके अंदर प्रवेश करते ही रेस्तरां का मालिक क्वार्ट ग्रैनविल के पास पहुंच गया और बड़ी ही गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। ग्रैनविल ने जब हेल्गा का क्लॉड से परिचय करवाया तो हेल्गा क्लॉड का पूरा नाम सुनकर हैरान रह गई। क्लॉड पेरिस एवं सारे यूरोप का प्रसिद्ध बावर्ची था। तब ग्रैनविल हेल्गा को रेस्तरां के एक कुंज में ले आया, जिसकी सज्जा देखकर हेल्गा दंग रह गई। इस जैसा बढ़िया और खूबसूरत कुंज हेल्गा ने पेरिस के किसी रेस्तरां में नहीं देखा था। जब हेल्गा के बैठने के लिए ग्रैनविल ने कुर्सी मेज के नीचे से अपनी ओर सरकाई थी तो हेल्गा ने कहा था, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि पेरिस में ऐसी जगह भी है। यहाँ का खाना भी कुछ कम नहीं।
और क्लॉड को खाना भेजने के लिए कहा। खाना भी ऐसा था कि हेल्गा एक एक निवाले के पश्चात 100 मुंह खाने की प्रशंसा करती रही थी। खाना खाने के बाद और स्वीट डिश आने से पहले ग्रैनविल ने अपनी रत्न जड़ित स्वर्णिम सिगरेट केस खोलकर हेल्गा को सिगरेट ऑफर करी। बहुत ही सुंदर सिगरेट केस है। ये सिगरेट केस एक ऑस्ट्रेलियन काउंटेस ने मुझे उपहार में दिया था, ग्रैनविल ने उसे बताया और उस वक्त को याद करने लगा जब इस सिगरेट केस को प्राप्त करने के लिए उसे उस मोटी प्रौढ़ा ऑस्ट्रियन काउंटेस को प्रसन्न करने के लिए बाथरूम में घंटों उसके साथ डांस करना पड़ता था। हेल्गा बड़े ध्यान से उसके चेहरे की ओर देखने लगी थी, मानो उसके चेहरे को पढ़ने का प्रयास कर रही हो। तुम पेरिस में क्या करने आए हो? बिजनेस और ऐश। आप बताइए, आप तो यहाँ लिबास खरीदने आई होंगी। नहीं, मैं अपने बिजनेस के संबंध में पेरिस आई हूँ और कुछ शॉपिंग भी करूँगी। ग्रैनविल हैरानी का अभिनय करने लगा। मैं मान ही नहीं सकता, आप जैसी ब्यूटीफुल लेडी बिजनेस करती होंगी। ओह, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, आपको पहचान नहीं पाया। अरे, आप तो मैडम रॉल्फ हैं। इतनी देर में वेटर आइसक्रीम लेकर पहुंच गया और वो खामोश हो गए। वेटर जब आइसक्रीम रखकर चला गया और वो दोनों आइसक्रीम पान करने लगे तो ग्रैनविल ने मुस्कान के साथ कहा, तो आप रॉल्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन की मालिक हैं। कोई दिन ही ऐसा होता होगा जब न्यूज़पेपर्स में आपका नाम नहीं पढ़ता होगा। आपसे भेंट होना मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। और ये भी क्या इत्तेफाक है, हम दोनों एक ही होटल में ठहरे हैं। मैं बहुत ही दौलतमंद औरत हूँ, किंतु मेरी दौलत ने मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली है, जिससे मुझे ज़्यादातर अकेलेपन का एहसास होता है और मुझे अपने नकलो हरकत में सावधानी बरतनी पड़ती है। मैं आपकी मुश्किल को खूब समझता हूँ। न्यूज़पेपर हर समय ताक में रहते होंगे, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आप कौन सी नई कंपनीज खरीद रही हैं, आप किससे मिलने गई, आपसे कौन मिलने आया, ताकि वो आपके नाम के साथ मिर्च मसाला लगाकर समाचार को रोमांचक बना सके। आपका बिजनेस क्या है? हेल्गा ने उत्सुकता से पूछा। कुछ ये कुछ वो। जब बिजनेस की नीरस बातों से खाने का मज़ा मत बिगाड़िए। पेरिस जैसे शहर में हसीन बातें करनी चाहिए, कहकर वो उससे इस अंदाज में बातें करने लगा कि वो मंत्रमुग्ध हो गई। जब वेटर ने कॉफ़ी लाकर उनके सामने रखी तो उस समय भी ग्रैनविल एकालाप कर रहा था। हेल्गा उसके लगातार बोलने से जरा भी बोर नहीं हुई थी। आज से पहले मैंने इतना बढ़िया खाना कभी नहीं खाया और ना ही ऐसी दिलचस्प बातें सुनी हैं। खाना तो यहाँ का हमेशा ही बढ़िया होता है। रही बातें, तो मैं तब बातें करता हूँ जब मेरे साथ मेरे मतलब का हसीन साथी हो। अब देखो ना, इधर तो मुझे आपकी संगति से आनंद आ रहा है और उधर मेरी अपॉइंटमेंट है। मैं आपको होटल छोड़ देता हूँ, कहकर ग्रैनविल बिल चुकाने लगा। तनिक देर बाद जब वे दोनों मर्सिडीज़ कार में होटल की ओर जा रहे थे तो ग्रैनविल ने कहा, यदि कल भी ऐसी मुलाकात की जाए तो कैसा रहेगा? मैं प्रॉमिस करता हूँ कल मैं आपसे कम बातें करूँगा। ग्रैनविल ने एक दिल फेंक मुस्कान के साथ कहा, यहाँ ऐसा ही एक और बढ़िया सा रेस्तरां है, आप मेरे साथ वहाँ पर डिनर करना पसंद करेंगी? ज़रूर, हेल्गा ने निसंकोच कहा। होटल पहुंचकर ग्रैनविल हेल्गा के साथ साथ लिफ्ट तक गया। लिफ्ट जब तक नीचे नहीं पहुंची वो लगातार एक दूसरे की ओर देखते रहे। यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपको हेल्गा कहकर पुकार लिया करूं? आपका नाम बहुत हसीन है, ग्रैनविल ने पूछा। मैंने तुम्हें मना थोड़े ही किया है। तो फिर कल रात 8 बजे यहीं लॉबी में मुलाकात होगी। हेल्गा ने हाँ में सर हिलाया, उसकी कलाई का स्पर्श किया और लिफ्ट में सवार होकर ऊपर अपने स्वीट की तरफ चली गई। जो पैटरसन एक कुंज में बैठा आश्चर्य से हेल्गा ग्रैनविल की ओर देख रहा था। जब हेल्गा की लिफ्ट नज़रों से ओझल हो चुकी तो वह टहलता हुआ पैटरसन के पास चला आया। कोई समस्या नहीं होगी मिस्टर पैटरसन, बस और 3-4 दिन की बात है, फिर ये चिड़िया मेरी मुट्ठी में होगी, कहकर ग्रैनविल रिसेप्शन काउंटर पर चला गया। एक कार्ड और एक लिफाफा, उसने कहा, अभी लीजिए। ग्रैनविल ने कार्ड पर हेल्गा के नाम एक संदेश लिखा, हसीन संगति प्रदान करने के लिए बहुत धन्यवाद क्रिस, और तब कार्ड को लिफाफे में बंद करके रिसेप्शन क्लर्क को देते हुए बोला, इसे आप मैडम रॉल्फ को भेज देना और उसके साथ गुलाब के 12 फूल भी, तथा उन फूलों की कीमत मेरे बिल में जोड़ देना।
जब ग्रैनविल होटल से बाहर आया और अपनी मर्सिडीज कार की ओर बढ़ने लगा। उसी शाम जब आर्चर और ग्रैनविल होटल जॉर्ज फिफ्थ में पैटरसन से मिलने गए तो वो बड़े अच्छे मूड में और सुरूर में था। वेटर को ऑर्डर देने के बाद उसने आर्चर से कहा, तुमने इस काम के लिए बहुत सटीक आदमी चुना है। जब वो खीसे काट रहा था तो ग्रैनविल को संबोधित करते हुए बोला, हाँ तुम बहुत चालू है। तुम्हारी शक्ल से लग रहा था कि वो तुम्हारे हाथों बिक गई है। खूब रिझाया तुमने उसे। हाँ, औरतों को रिझाना मेरा पेशा है मिस्टर पैटरसन। इतनी देर में वेटर तली हुई मछली लेकर उनकी मेज़ के पास पहुंच गया और वो खामोश हो गए। जब वेटर जा चुका तो पैटरसन ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, तुम्हारा काम उसके दिल में ये बिठाना है कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही लाभदायक है और वो उसमें 20 लाख लगा दे। मैं तुम्हें अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में तफसील से बता देता हूँ। यदि बाद में कुछ और मालूम करने की ज़रूरत पड़े तो आशा से पूछ लेना, वो तुम्हें अच्छी तरह से समझा देगा। ग्रैनविल ने हाँ में सर हिलाया। एक बार वो तुम्हारे हत्थे चढ़ जाए तो फिर मेरी नज़र कई और स्थान पर भी है जहाँ पर हॉलीडे कैंप्स बनाए जा सकते हैं। आशा जो चुपचाप बैठा था सोचने लगा कि पैटरसन आसमान पर उड़ने लगा है, इसे ज़मीन पर उतारना हो तो अच्छा रहेगा। मैं आपको ये बता दूं मिस्टर पैटरसन कि हेल्गा एक बहुत ही कुशल और तेज़ बिजनेस वुमन है। यदि आप इस ख्याल में हैं कि पैसा लगाने के बाद वो निष्क्रिय साझेदार बनने के लिए सहमत हो जाएगी तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। वो बिजनेस पर पूरा कंट्रोल करना चाहेगी। एक औरत मेरे बिजनेस में दखल दे, ये मेरे बस के बाहर है। कहकर वो ग्रैनविल की ओर देखकर बोला, तुम उसे ये कहना कि हम उसके पैसे पर उसे 25% देंगे, लेकिन कंट्रोल हमारा होगा। आशल की अपेक्षा के विपरीत ने जब पैटरसन को यह उत्तर दिया कि उसके लिए हेल्गा को सहमत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो आशल ये सुनकर हैरान रह गया। ये हुई ना बात। तुम ये बताओ कि उससे पैसा हासिल करने में कितना समय लग जाएगा। जल्दबाजी करना कोई उचित नहीं होगा मिस्टर पैट्रॉन। 10 दिन तो लग ही जाएंगे। अभी तक मैंने उसके साथ कुछ किया भी तो नहीं। 10 दिन ठीक है, लेकिन ज़रा खर्चे का ख्याल रखना, ज़्यादा खर्च मत करना। आप खर्चे की बात करते हैं और मैं काम पूरा करने की सोचता हूँ। ऐसे कामों में खर्चों की कोई परवाह नहीं किया करता। इसके अलावा मेरे बारे में हेल्गा का विचार है कि मैं एक बहुत अमीर आदमी हूँ, तो उसको ये भ्रम बनाए रखने दीजिए और मुझे उस पर खर्चा तो करना ही पड़ेगा। वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं है, बस इतना ख्याल रखना। पैसे का पेड़ वो तो किसी के पास होता है, ग्रैनविल ने लापरवाही से कहा। अब पेरिस की नाइट लाइफ के बारे में एक आलाप आरंभ कर दिया। ग्रैनविल पेरिस के जीवन के बारे में इतना बहुश्रुत था कि पैटरसन दिलचस्पी से उसकी बातें सुनने लगा। ग्रैनविल बोलने के साथ साथ अनेक प्रकार के पकवानों से पेट पूजा भी करता रहा था। जब वो खाना खा चुका तो पैटरसन ने उसे किसी बढ़िया से वैश्यालय का नाम पता बताने के लिए कहा। तुम ऐसा करो, इस वैश्यालय में चले जाना, ग्रैनविल ने कहा और कागज़ पर पता लिखकर देते हुए कहा, और क्लाइंट से सौदा कहकर तय कर लेना। सेक्स में वो बहुत ही सक्षम है, वो तुम्हें कई दिनों के लिए सेटिस्फाई कर देगी। अच्छा, तो मैं चला, और हाँ, जरा खर्चे का ख्याल रखना। ये बोलते हुए पैटरसन अपनी जगह से उठा और होटल से बाहर निकल आया। क्या घटिया आदमी है, ग्रैनविल ने आशा से बोला और वेटर को इशारा करते हुए कहा, मेरे लिए कॉफ़ी और ब्रांडी। हाँ, घटिया तो है, लेकिन हाल फिलहाल तो उसी के द्वारा मेरा जीवन चल रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है, ग्रैनविल अपनी भौहें चढ़ाकर बोला। तुम भी यही सोचते हो कि हेल्गा इसकी वाहियात प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए सहमत हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जब तक पैटरसन को ये भ्रम बना रहता है कि हेल्गा इतनी रकम दे देगी, तब तक मुझे $100 प्रति सप्ताह और तुम्हें अपने मौज मस्ती के लिए ये पैसा मुहैया होता रहेगा। सो हम अपने फ़ायदे पर लात क्यों मारें? और जब हेल्गा इस प्रस्ताव को रद्द कर देगी तो तुम्हें अपने लिए कोई और प्रोणा तलाश करनी पड़ेगी और मुझे नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो? नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और वास्तविकता से कभी मुंह नहीं चुराता, आर्शल ने जवाब दिया। यार, तुम पराजयवादी हो। तुम स्थिति को मेरी दृष्टि से देखो। कुछ ही घंटों में मैंने संसार की संपन्न औरत को लुभा लिया है।
वो मेरे साथ घूमने फिरने के लिए तैयार है। एक बार हम प्रेमी बन गए ना, तो उसके करोड़ों रुपए हमारी पहुंच में होंगे। मैं मानता हूँ कि धोखे से योजनाएं बनाना मेरे वश से बाहर है, लेकिन तुम तो ऐसे कामों में महारत रखते हो। यदि मैंने गलत कहा तो बता दो। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैटर्सन को छोड़ दो और हैगा से जितना पैसा बन सके उतना हम दोनों ऐंठे। आशा काफ़ी देर तक सोचता रहा। तुम्हारी विचारधारा बिल्कुल गलत है क्रिस। पैटरसन की आर्थिक सहायता के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारे पास मर्सिडीज कार और प्लाजा एंथनी का कमरा नहीं रहेगा और मैं अलग आर्थिक संकट में पड़ जाऊंगा। मैं मानता हूं कि पैटरसन से पिंड छुड़ाने का तुम्हारा प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो पैसा कहाँ से आएगा? और दूसरी बात यह है कि तुमने अभी तक हेल्गा का एक ही रुख देखा है। वो जितनी खूबसूरत और मीठा बोलने वाली है ना, उसका दूसरा पक्ष बिल्कुल अलग है। वो जितनी सुंदर है उतनी ही तेज और कठोर है। वो एक फेमस इंटरनेशनल फाइनेंस स्पेशलिस्ट की बेटी है और उसके पिता का दिमाग उसने उत्तराधिकार में पाया है। हैगा एक वित्तीय विशेषज्ञ होने के साथ साथ इकोनॉमिक्स और लॉ की भी पंडित है। वो छल को कोसों दूर से सूंघ लेती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि हाँ, सेक्स उसकी कमज़ोरी है और वो अपने यारों पर दिल खोल कर पैसा खर्च करती है। लेकिन यदि कोई उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना चाहे ना, तो ये इम्पॉसिबल है। वो फ़ौरन ताड़ जाती है कि उसको बुरे के घर तक पहुंचा कर ही दम लेती है। तुम उसको कम मत आको। आशर आंखें बंद करके सोचने लगा कि पिछली बार जब मेरी जरा सी चूक से हरमन वुल्फ का पैसा डूब गया था, तो हेल्गा ने मुझे संकट से उबारने के बजाय मुझे अपने घेरे में ले मेरी वो हालत कर दी थी कि मुझे 2 रोटी के लाले पड़े हुए हैं। क्यों ना उससे बदला लिया जाए? लेकिन लेकिन कैसे? इस बारे में सोचूंगा क्रिस। यही तो मैं कह रहा हूँ। हमारे पास अभी 10 दिन है। इस दौरान तो ये टुच्चा पैटरसन हमें पैसे देगा ही देगा और हम उसकी आंखों में ये धूल झोंकते रहेंगे कि हेल्गा शीशे में उतर रही है। फिर हम पैटरसन को झांसा दे देंगे। क्रिस, मैं तुम्हें बता दूं, हेल्गा को कम आंकना बहुत बड़ी हिमाकत होगी। आशा की चेतावनी सुनकर ग्रैनविल हंसने लगा था। हाँ, आज दोपहर तो यदि तुमने ये देख लिया होता कि वो मुझे कैसे टुका टुका देख रही थी, तो तुम ये बात कभी ना कहते। वो तो पेड़ पर पके हुए आम की तरह मेरी गोद में गिरने के लिए तैयार है। तत्पश्चात आशर अपने होटल वापस लौट आया और अपने कमरे के बिस्तर पर लेटकर ये सोचने लगा, ऐसी क्या योजना बनाई जाए कि हेल्गा 20 लाख देने पर तैयार हो जाए। लेकिन उसके तेज तर्रार दिमाग ने उसका कोई साथ नहीं दिया। आखिर थक हार कर उसने रेडियो ऑन कर दिया और 11 बजे के समाचार सुनने लगा। सबसे महत्वपूर्ण समाचार ये था कि अपहरणकर्ताओं की एक टोली ने 5 लोगों को बंधक बना लिया है और उनको मुक्त करने के लिए 1 करोड़ फिरौती धन मांगा है। आशल ने बेचैनी से रेडियो बंद कर दिया और कपड़े उतारने लगा। उसने आधी ही कमीज उतारी थी कि रुक गया और रेडियो क्यों देखने लगा। अपहरण? किडनैप? एक योजना उसके दिमाग में जन्म लेने लगी और फिर वो सारी रात सो नहीं पाया। रेलिस द फ्लोर एक छोटा सा रेस्तरां है जो फांतेब्लू पैलेस के पीछे की गली में स्थित है। हेल्गा और ग्रैनविल जब वहां पहुंचे तो वहां की स्वामिनी मैडम टोनेली ने उनका स्वागत किया और उनकी अगुवाई करते हुए एक मेज कुर्सी की ओर ले गई। इस रेस्तरां में मात्र 15 कपल्स के बैठने की व्यवस्था थी। हेल्गा जब कुर्सी पर बैठ गई तो ग्रैनविल ने उससे कहा, यहाँ पहुँचने से पहले ही मैंने मैडम टोनेली को फ्राइड चिकन तैयार करने के लिए कह दिया था। तुम इसके हाथों का बना मुर्गा खाओगी ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि फ्राइड चिकन क्या होता है। पता नहीं इसमें क्या क्या मसाले डालती है। तुम तो पेरिस के बारे में बहुत कुछ जानते हो क्रिस। ये जगह हूबहू मेरी इच्छा के अनुकूल है। बड़े बड़े रेस्तरां के बनावटी वातावरण से तो मैं कई बार ऊब जाती हूँ। तुम तो पेरिस के कोने कोने से परिचित लगते हो। हाँ, बस थोड़ी सी जानकारी है मुझे। मौका मिलने पर मैं तुम्हें वियना, प्राग और मॉस्को के ऐसे ऐसे रेस्तरां में ले चलूँगा कि तुम हैरान रह जाओगी। अब पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैडम टोनेली फ्राइड चिकन कैसे तैयार करती है। ग्रैनविल जब उसे ये बता चुका कि चिकन किस तरह से तैयार किया जाता है, तो हेल्गा ने कहा,
ये तो कोई ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्गलोक का पकवान है। ये एक अपवादिक भोजन है, तुम्हारे जैसा अपवाद स्वरूप रमणियों के लिए, ग्रैनविल ने उससे कहा। और अपनी प्रशंसा सुनकर हेल्गा बहुत खुश हो गई। क्रिस, तो मुझे ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो? आशर ने इस बारे में क्रिस को पहले ही पट्टी पढ़ा दी थी। आशर आज सुबह क्रिस से मिलने आया था और उसे ये समझाया था कि मेरे दिमाग में एक स्कीम आई है, लेकिन अभी उसका रूप निखारना बाकी है। तुम ऐसा करना कि आज रात उसे सैर सपाटा करवाकर होटल वापस छोड़ जाना, लेकिन उसके साथ सेक्स मत करना। मैं हेल्गा की नस नस से परिचित हूँ। उससे जितना ज़्यादा इंतज़ार करवाओगे उतनी ही वो तुम्हारे लिए कामोत्कंठित होगी। फिर उसे हाथ में लेना बड़ा आसान होगा। कल रात तुम 2 दिन के लिए होटल से गायब हो जाना। जाने से पहले हेल्गा के कमरे में फूलों का एक गुलदस्ता भेज देना और उसके साथ एक रुक्का लगा देना कि मैं अपने काम के संबंध में 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। इन 2 दिनों में उसकी कामांगनी और भड़केगी और यही हमारा उद्देश्य है। तब 2 दिन बाद तुम उसके कमरे में जाना और फिर उसके साथ रमण करना। ग्रैनविल ने आशल की बात पल्ले बांध ली थी, तो इस समय उसने हेल्गा के प्रश्न का उत्तर दिया। ग्रैनविल ट्रस्ट से मुझे इतनी इनकम होती है कि मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। वैसे मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए एक ऐसे बिल्डर के साथ काम करता हूँ जो अपनी एक प्रॉपर्टी स्कीम को यहाँ पर तरक्की देना चाहता है। लेकिन छोड़ो ना इस बेकार की बातों को। वो स्कीम क्या है? कोई खास ऐसी नहीं जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, ग्रैनविल ने आशल के सिखाए अनुसार कहा। अरे यार, तुम ये क्या बेकार सा सब्जेक्ट लेकर बैठ गई? इसी समय मैडम टोनेली भोजन लेकर उसकी मेज पर पहुंच गई थी और वो चुप हो गए। हेल्गा ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन जीवन में कभी नहीं किया था। जब वो भोजन कर रहे थे तो ग्रैनविल ने एक और दिलचस्प एकालाप आरंभ कर दिया था। हेल्गा केवल हाँ करती रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं क्यों ना अपना पैसा इस स्कीम में लगाकर इस अद्भुत मर्द को अपने कब्जे में कर लूं। तो मुझे अपनी स्कीम के बारे में बताते क्यों नहीं क्रिस? बात ये है हेल्गा कि मैं अपने बॉस की अनुमति के बिना उस स्कीम के बारे में किसी को कोई कुछ बता नहीं सकता। ये सुनकर हेल्गा का मुंह मैला हो गया। खाना खाने के बाद ग्रैनविल हेल्गा को प्लाजा एंथनी होटल वापस ले आया। दुर्भाग्य से अपने बिजनेस के संबंध में किसी से मिलने जाना है। आज की शाम बहुत हसीन थी। संगति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पैटरसन एक कुंज में बैठा बड़े ध्यान से देख रहा था कि हेल्गा क्रिस को कैसे टुकर टुकर नज़रों से देख रही थी। धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए। आज की शाम वाकई बहुत हसीन गुजरी है। तब ग्रैनविल हेल्गा को लिफ्ट के पास लाया था और काफ़ी देर तक उसका हाथ पकड़े खड़ा रहा था। फिर हेल्गा के हाथ को अपने होठों का स्पर्श देकर छोड़ दिया था। हेल्गा जब ऊपर अपने स्वीट में पहुंची थी तो उस समय रात के 11 बजे थे। तब उसने अपने कपड़े बदले थे और बिस्तर पर जाकर लेट गई थी। आज वो खुशी के एहसास से भरी हुई थी। मुझे उससे प्रेम हो गया है और वो भी मेरे हाथों बिक गया है। लिफ्ट के पास खड़ा जब वो मुझे विदा कर रहा था तो कैसी नज़रों से मुझे देख रहा था। ऐसी नज़रों से कभी कोई मर्द किसी औरत को देखता है जब वो उस पर रीझ जाता है। लेकिन हेल्गा ये नहीं जानती थी कि ग्रैनविल एक व्यावसायिक प्रेमी है और औरतों को प्यार भरी नज़रों से देखना उसका पेशा है। तब अचानक वो चिंतित हो गई कि ग्रैनविल ने कल मिलने का तो कोई जिक्र ही नहीं किया। भूल गया होगा। हेल्गा ने अपने आप को सांत्वना दी, कल फ़ोन करेगा और फिर किसी अद्भुत जगह ले जाएगा। ग्रैनविल के ख्यालों में ही हेल्गा को नींद नहीं आई और आखिर उसे सोने की 2 गोलियां खाकर नींद की शरण लेनी पड़ी। अगली सुबह वो देर तक सोती रही थी। जब उसकी आंख खुली तो 10 बज चुके थे। नहाने धोने के लिए बाथरूम जा रही थी कि टेलीफोन की घंटी सुनकर उत्सुकता से फ़ोन उठाया और लपकी कहीं क्रिस का फ़ोन ना हो। लेकिन वो लॉबी क्लर्क का फ़ोन था। मैम, आपके नाम एक मैसेज है, आप कहें तो आपके रूम में भेज दो। भेज दो, हेल्गा ने उदासीन स्वर में कहा और संदेश का इंतज़ार करने लगी। तनिक देर पश्चात एक वेटर गुलाब के फूलों का एक बुके लेकर हेल्गा के कमरे में पहुंच गया और उस बुके के साथ एक रुक्का लगा हुआ था जिस पर लिखा था, मुझे अपने बिजनेस के संबंध में शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। 2 दिन पश्चात वापस लौटते ही तुमसे मिलूंगा, क्रिस। 2 दिन? चलो, उसने ये तो लिखा है ना कि वापस लौटते ही मिलूंगा। मैं उसका इंतज़ार करूंगी।
तब वो खिड़की के पास जा खड़ी हुई थी और सोचने लगी थी, क्रिस के बिना पेरिस बिल्कुल सूना लगेगा। पहाड़ जैसे ये 2 दिन कैसे कटेंगे। जैसा कि आशर चाहता था, ये 2 दिन हेल्गा ने बड़ी मुश्किल से काटे थे। अपने आप को लोमन और विनबॉर्न के साथ कार्यव्यस्त रखने पर भी उसे हर क्षण क्रिस को याद करती रही थी, जबकि क्रिस ने उसके बारे में सोचा तक नहीं था। आशर की सीख के अनुसार वो 2 दिन के लिए शहर से बाहर चला गया था और पैटरसन के पैसे पर ऐश मौज में मगन रहा था। तीसरे दिन सुबह 11 बजे ग्रैनविल वापस पेरिस पहुंचा था और प्लाजा एंथनी होटल में अपने कमरे में जाकर सबसे पहले आशर को फ़ोन किया था। अब तुम इस काम में जुट जाओ। पैटरसन से मेरी बात हुई थी, अब वो अकुलाने लगा है, कहकर आशर ने ग्रैनविल को समझाया था कि हेल्गा पर किस तरह से पट्टू डालना चाहिए। ये सब तो मैं कर लूँगा आशर, लेकिन समस्या ये है कि पैसा ख़त्म होता जा रहा है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता क्रिस, इसके लिए तुम्हें खुद पैटरसन से बात करनी होगी। सो आशर के नकारात्मक उत्तर पाकर ग्रैनविल पैटरसन के कमरे में गया। पैटरसन उस समय अपने बिजनेस के बारे में शैपिलो से विचार विमर्श कर रहा था। ये क्या तमाशा है भाई, 2 दिन से कहाँ गायब थे। मैं गायब नहीं हुआ था, वरन हेल्गा को और ज़्यादा बेचैन करने के लिए यहाँ से बाहर चला गया था। जैक और मैंने इस बारे में सलाह मशवरा किया था और इस नतीजे पर पहुँचे थे कि 2 दिन तक हेल्गा से ना मिलने से हेल्गा मेरे लिए बेचैन हो जाएगी और आज रात मैं अपना काम करूँगा। क्या काम करोगे? पहले उसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँगा और तब उसके साथ रमण करके उसे खुश करूँगा। और उसके बाद तो हेल्गा पर निर्भर करता है। मेरे ख्याल से वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि मेरा अनुभव है कि अपनी यौन तृप्ति के पश्चात औरत इतनी खुश होती है कि किसी काम को ना नहीं करती। लेकिन नारी चरित्र के बारे में क्या कहा जा सकता है। अगर वो फ़ौरन राजी नहीं हुई तो मैं उसे और कामाकुल करके उसकी तृप्ति करूँगा। अब बहरहाल इस बारे में आश्वस्त रहिए कि 10 दिन के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तुम उसके साथ जो मर्जी करो, मुझे तो पैसों से मतलब है। वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन बात यह है मिस्टर पैटरसन कि अगर आपने मुझे जो खर्चे के लिए पैसे दिए थे वो ख़त्म हो गए हैं। अगर आप ये काम जारी रखवाना चाहते हैं तो मुझे 5,000 और दे दीजिए। पैटरसन ने जलती हुई निगाहों से ग्रैनविल की ओर देखा। मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अब तुम अपनी जेब से पैसा खर्च करो। जब वो मुझे पैसा दे देगी तो मैं तुम्हें उसमें से कमीशन दे दूंगा। उससे पहले तुम्हें अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। जेब से? मेरे पास पैसा कहाँ से आया मिस्टर पैटरसन? आप तो जानते हैं अच्छी तरह से। या तो आप मुझे 5,000 और दीजिए, वरना मुझे इस काम को यहीं रोकना पड़ेगा। पैटरसन का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। मैंने पहले जो तुम्हें पैसा दिया था उसका क्या हुआ? उसका हिसाब दो। पैसे का हिसाब मैंने आज तक नहीं रखा। पैसा खर्चने के लिए होता है, हिसाब रखने के लिए नहीं। लगता है शायद आपकी काम करवाने की मर्जी नहीं है। मेरा विचार ये है कि आप हेल्गा रॉल्फ से पैसा लगवाने के बारे में भूल जाइए। पैटरसन और शैपिलो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तनिक संकोच के पश्चात पैटरसन ने अपनी जेब से बटुआ निकाला और 3,000 गिनकर ग्रैनविल के सामने रख दी। मैं इससे अधिक एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, और मैं 5,000 से फूटी कौड़ी भी कम नहीं लूँगा। आप हेल्गा रॉल्फ का काम किसी और से करवा लेना। मुझे आज दोपहर मैंड्रिड जाना है। वहाँ एक संपन्न प्रौढ़ा को मेरी सेवा की आवश्यकता है। कहकर ग्रैनविल अपनी जगह से उठा और बाहर जाने लगा। रुको, मैं तुम्हें 5,000 पूरे देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर काम नहीं हुआ तो। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे धमकी नहीं देंगे। मैं धमकियों से पानी नहीं होता, लेकिन जो काम कहता हूँ उसे पूरा करता हूँ, ग्रैनविल ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। 9 बजे सुबह जब वेटर नाश्ता लेकर हेल्गा के कमरे में पहुंचा तो ट्रे में एक बंद लिफाफा देखकर हेल्गा संदेश पढ़ने को एकदम उत्सुक हो गई। वेटर मुश्किल से कमरे से बाहर निकला होगा कि हेल्गा ने लिफाफा खोला, उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, बशर्ते कि तुमने मुझे मिलने से इनकार नहीं किया तो आज रात 8:30 बजे मैं तुमसे मिलने तुम्हारे कमरे में आऊँगा, क्रिस। ये संदेश पढ़कर हेल्गा विभोर हो उठी। कॉफ़ी पीने के साथ उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आज रात, उफ,
आज रात मैं स्थिति पर कंट्रोल रखूंगी। कहीं घूमने नहीं जाएंगे, यहीं कमरे में डिनर करेंगे और फिर मेरे पास तैयारी के लिए सारा दिन है। बढ़िया से बढ़िया खाना मंगवाऊंगी, वेटर को कमरे से बाहर भेज दूंगी। यही होगा ना, लोग अफवाहें उड़ाएंगे। उड़ाने दो। तब मैं क्रिस के साथ बिस्तर में लेट कर अपनी अग्नि शांत करूंगी। उसी समय वेन बार्न का टेलीफोन आया कि ब्रुसेल्स एक जगह देखने जाना है। हेल्गा ने सर दर्द का बहाना बनाकर उसे टाल दिया था। तब उसने प्लाजा होटल के हेयर ड्रेसर को फ़ोन किया था और उससे ये कहा था कि 3 बजे तुम खुद भी आ जाना और ब्यूटिशियंस को साथ ले आना। इसके पश्चात वो बाथरूम में स्नान करने चली गई। नहाने के पश्चात हेल्गा सुगंधित पानी के बाथ टब में लेट गई और सोचने लगी कि किसी के साथ सहवास के मुझे कई दिन हो गए हैं। मेरे भीतर की उष्णता पराकाष्ठा पर है। सो मैं स्वयं एवं क्रिस को निवस्त्र करके उससे उन्मुक्त और यौन क्रीड़ा करूंगी। इस विचार के साथ ही वो इस कल्पना में खो गई कि जब क्रिस मेरे होठों पर चुंबन अंकित कर रहा होगा तो मैं अपनी टांगों को घुटनों की ओर मोड़कर जांघों के साथ सटा लूंगी। और फिर नहाने के पश्चात हेल्गा ड्रेसिंग रूम में आई थी और एक बहुत ही सुंदर लिबास पहना था। तब उसने होटल के गृह प्रबंधक को ऊपर कमरे में बुलाया और उसे आज रात के लिए शैंपन, अनेक प्रकार की शराब और नाना प्रकार के खानों का बंदोबस्त करने को कहा और साथ में ये हिदायत दी थी कि 8 बजे तक खाना कमरे में लग जाना चाहिए और वेटर के रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद डिनर सर्व करूंगी। मैनेजर हेल्गा को आश्वासन देकर डिनर का प्रबंध करने नीचे चला गया। इधर जब हेल्गा इन तैयारियों में लगी हुई थी तो उधर आर्शर और ग्रैनविल आपस में बातचीत कर रहे थे। आज तो क़यामत का दिन है। आज रात मैं हेल्गा के साथ सहवास करूंगा। उधर मैंने उस हरामी से 5,000 निचोड़ लिए हैं। तुम चाहो तो उन 5,000 में से अपना कमीशन काट लो। कहकर उसने 1,000 फ्रैंक का नोट आशर की ओर बढ़ा दिया। आशर, जिसकी जेब दिन प्रतिदिन खाली होती जा रही थी, उसने निसंकोच 1,000 का नोट उसके हाथ से लेकर अपनी जेब में डाल लिया। वो जो अपनी प्रोजेक्ट के अलम गलम कागज़ पैटर्सन ने मुझे दिए हैं वो मैंने पढ़े। मुझे नहीं लगता कोई अक्लमंद व्यक्ति उन परियोजना में पैसा लगाएगा। मैं जानता हूँ, आशा ने सहमति व्यक्त की, लेकिन ये एक जुआ है। शायद दाव सीधा पड़ जाए। लेकिन जहाँ तक मैं हेल्गा को समझता हूँ वो इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। वो एक बहुत ही तेज़ बिजनेस वूमन है। फिर आशर आधे घंटे तक उसे समझाता रहा और ग्रैनविल ध्यान लगाकर आशर की बातें सुनता रहा। जब आशर उसे पूरी पट्टी पढ़ा चुका तो ग्रैनविल ने प्रश्न किया, जब हेल्गा इस प्रस्ताव को रद्द कर देगी और जैसा कि तुम और मैं ये जानते हैं वो ऐसा करेगी, तो तुमने आगे क्या सोचा है? मेरे दिमाग में एक योजना चल रही है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अभी टाइम है। पहले तो तुम हेल्गा के साथ मज़े करो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अपनी कामाग्नि शांत होते ही वो तुम्हारी दासी बन जाएगी। 8 बजते ही वेटर्स ने हेल्गा के कमरे में खाना लगा दिया था। शैंपेन की बॉटल्स बर्फ़ में लगा दी। इस दौरान हेल्गा बेचैनी से बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रही थी। उसने एक बहुत ही खूबसूरत लिबास पहन रखा था जिसमें उसके तन की सारी तिर्यक रेखाएं व्यक्त हो रही थीं। सारा प्रबंध करने के बाद वेटर और मैनेजर हेल्गा के कमरे से नीचे चले गए थे और हेल्गा ये इंतज़ार करने लगी थी कि कब 8:30 बजे। एन 8:30 पर हेल्गा के दरवाजे पर दस्तक हुई। हेल्गा ने लपक कर दरवाज़ा खोला। बाहर ग्रैनविल खड़ा था। उसने खूबसूरत काफ का सूट पहन रखा था जिसमें वो बहुत ही मनोहर लग रहा था। ग्रैनविल ने हेल्गा का हाथ पकड़कर अपने होठों का स्पर्श दिया। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, ग्रैनविल ने हेल्गा के सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहा। अभी 2 दिन पहले तुमसे मुलाकात हुई थी और ऐसा लगता है कि मानो तुमसे मिले सदियां बीत गई हों। कहकर वो कमरे के अंदर चला आया और मेज़ पर डिनर लगा हुआ देखकर बोला, हेल्गा, ये सब क्या है? मैं तो तुम्हें बाहर ले जाना चाहता था। आज नहीं, आज रात हम यहीं खाएंगे। चलो आओ, थोड़ा ड्रिंक करें। मैं तो वोदका या मार्टिनी लूँगी। मैं भी यही लूँगा। ग्रैनविल ने ब्रीफकेस जो अपने साथ लाया था एक कुर्सी पर रखा और वोडका और मार्टिनी का मिश्रण करने के लिए उसे मेज की ओर चल गया जहाँ पर बॉटल्स और ग्लास लगे हुए थे। इतनी सारी चीज़ें तुम शॉपिंग करने गई थी क्या? ना, मैं तो अपने नीरस सहकर्मियों के साथ कार्यरत थी। और तुम? ग्रैनविल हंसने लगा। मैं भी एक काम में बिजी था। ग्रैनविल शराब के 2 गिलास हाथ में थामे हेल्गा के पास आते हुए बोला। हेल्गा ने एक गिलास ग्रैनविल के हाथ से ले लिया
और चुस्की लेकर बोली, बहुत अच्छा ड्रिंक बनाते हो, हूबहू वैसे ही जैसे हिकल बनाता है। हिकल कौन? मेरा मैनेजर है, उसे मैं फ्लोरिडा छोड़ आई हूँ। बहुत ही वफादार है और ऑमलेट तो इतना स्वादिष्ट बनाता है कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। ग्रेनविल को हेल्गा के बूढ़े वफादार मैनेजर में क्या दिलचस्पी हो सकती थी? तुमने ये तो नहीं बताया कि खाने का क्या प्रोग्राम है। तुम्हें भूख लग रही है क्या? भूख तो नहीं लग रही है। बात यूँ है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले नाइस से आया हूँ और एयर में इतना स्नैक्स घटिया किस्म का था कि मेरा मुंह का मज़ा ख़राब हो गया। नाइस यानी तुम साउथ फ्रांस गए थे? साउथ फ्रांस मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम ये ड्रिंक ख़त्म करो और खाना खाते हैं। ग्रैनविल जब अपने और हेल्गा के लिए 2 प्लेट्स में खाना लगा रहा था तो हेल्गा टुकर टुकर नज़रों से उसकी ओर देख रही थी और सोच रही थी कि कितना अद्भुत मर्द है ये क्रिस। इसमें ऐसी विशेषता है जो मैंने आज तक किसी मर्द में नहीं देखी। और तो मुझे नाइस के बारे में बताओ। हेल्गा ने उसके साथ खाना खाते हुए बात शुरू करी। दरअसल मैं तुमसे एक सलाह करना चाहता हूँ हेल्गा। मुझे शायद कुछ दिनों के लिए सऊदी अरब जाना पड़े और सच बात यह है कि मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहता। ये सुनकर हेल्गा हैरान रह गई और परेशान नज़र से उसकी ओर देखने लगी। सऊदी अरब? लेकिन क्यों? ये एक बहुत लंबा और नीरस किस्सा है, लेकिन यदि तुम में सुनने की ताकत है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। कहकर ग्रैनविल ने तली मछली का एक और निवाला लिया। बहुत टेस्टी है, तुम भी लो। हेल्गा ने ना में सर हिलाया। तो मुझे ये बताओ कि सऊदी अरब क्यों जाना पड़ेगा? ये बताने के लिए मुझे तुम्हें अपने बारे में बताना पड़ेगा। और इस बार ग्रैनविल ने भुने मुर्गे की टांग पर हाथ साफ करा। मुझे उलझन में मत डालो और सारी बात बताओ। बात यह है हेल्गा कि अपनी मृत्यु से पहले मेरे पिता ने अपनी संपत्ति का एक ट्रस्ट बना दिया था। वो झूठ बोला। इस ट्रस्ट से मुझे इतनी अच्छी इनकम होती है कि मैं एक सम्राट जीवन व्यतीत करता था, लेकिन जब से पाउंड की कीमत गिरी है मुझे परेशानी होने लगी है, इसलिए मुझे काम करना पड़ा और मेरा वास्ता ऐसे आदमी से पड़ा जिस पर यह धुन सवार है कि वो हॉलीडे कैंप्स का बनाना चाहता है और सऊदी अरब में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। इतनी पूंजी उसके पास है नहीं कि सारा बिजनेस अपने पैसों से कर सके। उसे पैसों की ज़रूरत है और मेरे बारे में उसे ना जाने कैसे ये वहम हो गया है कि मैं ही एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जो उसके लिए पैसे जुटा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी जान पहचान के कई साहूकारों से बात चलाई थी, लेकिन कोई भी इस बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। अब मेरे बॉस महोदय को ये धुन सवार हो गई है कि सऊदी अरब जाओ, वहाँ निश्चय ही तुम्हें कोई ना कोई पैसा लगाने के लिए तैयार शेख मिल ही जाएगा। इस वजह से मुझे सऊदी अरब जाना पड़ेगा। कहकर ग्रैनविल अपनी जगह से उठा और अपनी और हेल्गा की प्लेट में मुर्गा मलाई डालने लगा। यहाँ का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, और अपने हाथ से प्लेट में डालकर बोला, और खाने का जो मज़ा है वो शब्दों से परे है। ग्रैनविल खाने में व्यस्त था, जबकि हेल्गा ये सोच रही थी कि 5 दिन बाद मैं पैराडाइज सिटी वापस लौट जाऊंगी और ये पता नहीं कब सऊदी अरब चला जाए। इस विचार से हेल्गा का दिल हौलने लगा। वो ज़बरदस्ती की मुस्कान मुस्कुराकर बोली, मैं जानबूझकर आत्मसेवा का प्रबंध किया था कि तुम्हें अच्छा लगेगा। उसे छोड़ो, मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। ग्रैनविल सोचने लगा। अब ये कौतूहल होने लगी, इसे और कौतूहल होने दो, फिर ये अपने आप जाल में फंस जाएगी। सो उसने विरोधात्मक हाथ हिला दिया। तुम क्या ये बेकार की बातें लेकर बैठी हो? मुझे मालूम है इसमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ग्रैनविल ने भुनी मछली का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में सुनना चाहती हूँ क्रिस। हेल्गा ने तड़क कर कहा, जिसे सुनकर ग्रैनविल चौंक सा गया। अच्छा, तो बाद में बताऊंगा। मैं उस प्रोजेक्ट के सारे डॉक्यूमेंट साथ लाया हूँ। ग्रैनविल ने कुर्सी पर रखे ब्रीफकेस की ओर इशारा करते हुए कहा, और ऐसा करके ग्रैनविल ने बहुत भारी चूक की थी। आशा ने उसे सावधान किया था कि हेल्गा के साथ पैसे की बात करते हुए बड़ी होशियारी से व्यवहार करना, लेकिन इस समय हेल्गा का कौतूहल देखकर ग्रैनविल ज़रूरत से अधिक आत्मविश्वासी हो गया था। ग्रैनविल के होठों पर आश्वस्त मुस्कान पाकर हेल्गा ध्यानपूर्वक उसके चेहरे की ओर देखने लगी। इसी क्षण उसके दिमाग में खतरे की लाल घंटी कौन थी। आशा ने ग्रैनविल को बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि हेल्गा एक बहुत ही चतुर बिजनेस वूमन है और धोखे को कोसों दूर से सूंघ लेती है।
ग्रैनविल को चाहिए था कि वो आशा की चेतावनी पर गंभीरता से अमल करता, लेकिन आज तक उसका मूर्ख संपन्न प्रणों से वास्ता पड़ा था, जो उसके हष्ट-पुष्ट शरीर को देखते ही पिघल जाती थी। उसने हेल्गा को भी वैसे ही समझा था और उसका ये आत्मविश्वास उसकी नाकामयाबी के हेतु बना था। ग्रैनविल की ओर देखते हुए, जो पेट पूजा करने में मग्न था, हेल्गा अपने आप से सवाल करने लगी थी, कहीं ये किसी धोखे की शुरुआत तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं खामखा शक्की हो रही हूँ। हेल्गा ने अपने आप को सांत्वना दी, लेकिन खतरे की लाल बत्ती लगातार उसके दिमाग में कौंध रही थी। यह आदमी मुझे अच्छा लगा है। मैं इसे अपने बिस्तर में लिटाकर इसके साथ यौनाचार करना चाहती हूँ। लेकिन अगर ये कोई व्यवस्था हुई, तो हेल्गा ने बड़े सहज भाव से उससे पूछा, हॉलीडे कैंप्स के लिए जो तुम जगह देखने गए थे, वो नाइस में है? वो नाइस में नहीं, क्लोरिस में है। बहुत सुंदर जगह है और उस जगह के आसपास का दृश्य तो बहुत ही अद्भुत है। वो ज़मीन कितने हेक्टेयर में है? ग्रैनविल को कुछ पता होता तो जवाब देता। ये सारी तफसील नक्शे में दी हुई है। तुम इस किस्से को छोड़ो और खाने का मज़ा लो। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस होटल वाले इतना बढ़िया खाना बनाते हैं। तुम तो लो। ग्रैनविल ने अपने ग्लास में शैंपेन उड़ेलते हुए कहा, हाँ, मैं और खाना नहीं खाऊंगी, थैंक यू। ग्रैनविल इस बात से अनजान था कि हेल्गा ने अपनी नीली आंखें उस पर गाड़ रखी हैं। तुम बहुत सीरियस नज़र आ रही हो हेल्गा। मैंने तुम्हें बताया है, इस परियोजना में तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं होगी और मुझे ये भी विश्वास है कि कोई भी आदमी इस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाएगा। वो अमेरिकन कौन है जिसके साथ या जिसके लिए तुम कार्यरत हो? उसका नाम क्या है? ग्रैनविल संकोच में पड़ गया। उसका नाम? जो पैटरसन? वास्तव में वो इसी होटल में ठहरा हुआ है? वही जिसका कद छोटा, शरीर मोटा और चेहरे पर चेचक के दाग है। ग्रैनविल हैरान का हैरान रह गया। हाँ वही, पर बहुत बोर आदमी है। मैंने उसे देखा है। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उसे कितना पैसा चाहिए? हेल्गा को अपनी ओर गौर से देखते पाकर ग्रैनविल असहज हो गया। ये औरत पहले मेरे हाथ से छीनती जा रही है। उसे उसे 20 लाख की ज़रूरत है। लेकिन कौन अक्लमंद इस बिज़नेस में 20 लाख लगाएगा? हालांकि ये बिज़नेस काफ़ी प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा मुझे इसमें 2% कमीशन मिलेगा। मैं खूब अच्छी तरह से समझती हूँ। उसके वास्ते पैसा जुटाने के लिए तुम्हें दलाली मिलेगी और मैं ऐसी बातों को खूब समझती हूँ क्रिस। हेल्गा ने शैंपेन की चुस्की लेते हुए कहा। बहरहाल मुझे यकीन है कि इस बिज़नेस के लिए कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। सो मैं सोचता हूँ कि सऊदी अरब जाने में क्या हर्ज है। इस बहाने अरब दिखाऊंगा। हाँ, तुम्हारे पास वहाँ के लिए पासपोर्ट है? ग्रैनविल को अब हेल्गा की तहकीकाती आवाज़ में बेचैनी होने लगी थी। मेरे विचार से मिस्टर पैटरसन पासपोर्ट का अरेंजमेंट कर रहा होगा। हेल्गा ने सर हिलाया और अपने हाथ में पकड़े छुरी काटी। और खाओ क्रिस, अभी तुम्हारी भूख मिटी नहीं होगी। वाकई इतना बढ़िया खाना है कि भूख पर भूख लगे जा रही है। क्रिस जब अपनी प्लेट खाने से भर रहा था तो हेल्गा ने सिगरेट सुलगाई थी और लंबे लंबे कश लेने लगी थी। हॉलीडे कैंप, कोई बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। 20 लाख। क्लोरिस, मान लो यदि कोई पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है तो मिस्टर पैटरसन की क्या शर्तें होंगी? मेरा मतलब है कि वो किन शर्तों पर पैसा लगाने के लिए तैयार होगा? ग्रैनविल ने ध्यान से हेल्गा की तरफ देखा, फिर अपनी प्लेट लेकर उसके पास बैठ गया। वो इस रकम पर 25% देगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा है। बैंक तो इससे बहुत कम सूद पर पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ग्रैनविल ने कंधे उचका दिए और सोचने लगा कि इन नीरस बातों ने तो खाने का मज़ा किरकिरा कर दिया है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हेल्गा। और कंट्रोल किसके पास रहेगा? जहाँ तक मैं समझता हूँ कंट्रोल वो अपने हाथों में रखेगा। जब तुम्हें इस प्रोजेक्ट में कोई रुचि नहीं तो तुम खामखा अपना सर क्यों खपा रही हो? तब हेल्गा काफ़ी देर तक चुप बैठी रही। उसकी खामोशी से ग्रैनविल असहज होता जा रहा था और खाना खाने के साथ साथ बार बार उसकी ओर देख रहा था। हेल्गा अचल अपनी जगह पर बैठी थी। उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं और उसका चेहरा सर्वथा भावशून्य था। देखो हेल्गा, हेल्गा ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी थी और हाथ की चेष्टा से अधीरता व्यक्त की थी।
तुम अपनी पेट पूजा से मतलब रखो, अब मुझे सोचने दो। हेल्गा की आवाज़ इतनी प्रचंड थी, उसमें इतनी कठोरता थी कि ग्रैंडविल की भूख गायब हो गई। उसने प्लेट एक तरफ रख दी। मैं बहुत ज़्यादा खा चुका हूँ। अभी तो पनीर और शरबत बाकी है, उन्हें भी लो। और तुम? मुझे कॉफ़ी ला दो। ग्रैंडविल अनिच्छा से अपनी जगह से उठा और 2 प्याले कॉफ़ी बना लाया। उसे अनुभूति हो रही थी कि हेल्गा में अचानक परिवर्तन आ गया है, किंतु वो उसे निश्चित नहीं कर पा रहा था। हेल्गा के रवैये में रूखापन आ गया था तथा उसके चेहरे से कठोरता झलकने लगी थी। मुझे कागज़ दिखाओ क्रिस। अब से पौन घंटे पहले हेल्गा उसके लिए कामोत्कंठित हो रही थी। वो सारा दिन उसके बारे में सोचती रही थी, किंतु अब उसके मन में ये बात बैठती जा रही थी, ये एक छल योजना है। सो उसकी कामोत्कंठा अपने आप से मंद पड़ने लगी थी। आशर, जो कि हेल्गा को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने ग्रैंडविल को सावधान किया था। ये सही है, हेल्गा एक बहुत ही कामुक स्त्री है, यौन उसकी कमजोरी है, लेकिन यदि उसे शक पड़ जाए और कोई उसकी कमजोरी का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है तो उसकी कामुकता सर्द पड़ जाती है। तुम खामोखा अपने आप को क्यों परेशान कर रही हो? ग्रैंडविल को ये महसूस होने लगा था कि हेल्गा उस पर हावी होती जा रही है और इस बात से उसे चिंता हो रही थी। मैंने तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहा था क्रिस। हेल्गा की आवाज़ में कठोरता थी। हेल्गा के इस तहकमाना अंदाज से ग्रैंडविल घबरा सा उठा और उसने अपना ब्रीफकेस खोलकर वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके सामने रख दिए। अपने लिए ब्रांडी बना लो, हेल्गा ने कहा और कुर्सी के साथ टेक लगाकर उन कागजात का अध्ययन करने लगी। ग्रैंडविल को अब यकीन हो गया था कि बाजी मेरे हाथ से निकलकर हेल्गा के हाथ में आ गई है। वो सुस्त कदमों से मेज के पास आया और अपने लिए ब्रांडी बनाने लगा। इस डॉक्यूमेंट्स में इससे पूर्व कि ग्रैंडविल अपनी बात पूरी कर पाता, हेल्गा ने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने को कहा। मुझे पढ़ने दो। ग्रैंडविल ब्रांडी का ग्लास हाथ में थामे खिड़की के पास आया और नीचे ट्रैफिक की ओर देखने के साथ साथ सोचने लगा कि ये औरत कोई मिश्री की डली नहीं जो खुल जाएगी। तब वो और संभावनाएं टटोलने लगा। यद्यपि उसका आत्मविश्वास हिल गया था, किंतु उसे इस बात का यकीन था कि एक बार मैंने इसके साथ सेक्स कर लिया ना तो ये मेरी दासी बन जाएगी। अंततः हेल्गा ने वो कागजात नीचे रख दिए। उसकी तीव्र बुद्धि इन कागजों को पढ़ते ही इस बात को ग्रहण कर गई थी कि ये परियोजना सफल होना तो क्या, आरंभ ही नहीं हो सकती। इसके साथ वो क्रिस के मानव चरित्र को भी समझ गई थी और इस परिणाम पर पहुंची थी कि इस यौन शक्ति वाले मर्द को नकेल डालना कोई कठिन काम नहीं। काफ़ी दिलचस्प प्रोजेक्ट है। मेरे पास काफ़ी पैसा है और पैसा काम में लगाने के लिए ही होता है। यदि मिस्टर पैटरसन 20 लाख पर 25% देने के लिए सहमत हों तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन हेल्गा हेल्गा ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। 20 लाख मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, बल्कि मुझे इस बात की खुशी होगी कि इसमें तुम्हें 2% कमीशन मिलेगा। अब हम ऐसा करेंगे कि मैं और तुम क्लोरिस में वो जगह देखने जाएंगे। साउथ फ्रांस मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है और वहाँ जाने से एक पंख दो काज हो जाएंगे। काम का काम हो जाएगा और होटल में मस्ती हो जाएगी। और हम वहाँ पर कैंस होटल में ठहरेंगे। वहाँ कॉल्टन होटल वाले मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। खर्च के लिए तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो मुझ पर छोड़ दो। तुम ऐसा करो, अपने मिस्टर पैटरसन से ये कहो कि मुझे इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी है और तुमने मुझे वो जगह दिखाने के लिए राज़ी कर लिया है, और ऐसा बताने से तुम्हारा कमीशन पक्का हो जाएगा। कहकर हेल्गा उसका हाथ थपथपाकर बोली, अब हम रात 10:30 बजे की फ़्लाइट से वहाँ चलेंगे, ठीक है ना? ग्रैंडविल ने सकारात्मक सा हिला दिया। मैं मिस्टर पैटरसन से यही कहूँगा, वो जानकर खुश हो जाएंगे। वो तो होगा ही। उसकी आंखों में फौलाद की सी सख्ती थी। अच्छा तो क्रिस, मैं आज सारा दिन बहुत बिजी रही हूँ, अब चलो थोड़ा मैं आराम करना चाहती हूँ। तुम भी जाओ, सो जाओ। मुझे तुम्हारा एसोसिएशन बहुत अच्छा लगा और आज की शाम तुमने इतनी रोचक मनाई, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। ये सुनकर ग्रैंडविल असफलता बोझ से भर गया। मैं क्या सोच कर आया था और क्या हो गया? हेल्गा मुझे विदा कर रही है? मैंने तो सोचा था। इससे पहले कि क्रिस अपनी बात पूरी कर पाता, हेल्गा ने उसे रोक दिया। मुझे मालूम है तुम क्या सोच कर आए थे। हेल्गा अपनी जगह से उठते हुए बोली, इस बारे में बाद में बात करेंगे, कल। क्रिस वो डॉक्यूमेंट्स उठाने लगा। इन डॉक्यूमेंट्स को यहीं छोड़ दो क्रिस,
मैं इन्हें गौर से पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, तो अब तुम अपने रूम में जाकर आराम करो, उसने बड़ी रुखाई से कहा। हेल्गा ने एक प्रकार से उसे नीचा दिखा दिया था। ग्रेनविल के जाइगोलो जीवन में ये पहली बार था जब उसे एक औरत की प्रभाविता सहन करनी पड़ी थी। ग्रेनविल चुपचाप हेल्गा के कमरे से बाहर निकल आया और अपने कमरे में आकर आशल का नंबर घुमाया और सारा वृतांत उसे रूबरू सुना दिया। दूसरी ओर से आशल ने निराशा की गहरी सांस छोड़कर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही शुरू से समझाया था कि हेल्गा बहुत ही तेज़ औरत है और धोखे को कोसों दूर से सूंघ लेती है। तुमने बना बनाया मामला बिगाड़ दिया। वो भाप गई कि तुम उसके साथ धोखा करना चाहते हो। अगर वो भाप गई तो कल वो मुझे अपने साथ लेकर क्यों जा रही है? तुम्हारी इस बात से साफ जाहिर है कि तुम हेल्गा को मानव चरित्र का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा पाए हो। खैर, धीरे धीरे अपने आप समझ जाओगे। हेल्गा अपने मकसद की खातिर तुम्हें अपने साथ ले जा रही है। वो तुम्हें इस्तेमाल करने के उद्देश्य से तुम्हें साथ ले जा रही है। वो तुम्हारे शरीर से अपने तंग की तपन बुझाना चाहती है। तुम ऐसा करो, उसकी इच्छा के अनुसार चलो, जो वो कहे वही करो। मेरा विचार धीरे धीरे विकास पाने लगा है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ईश्वर के लिए मुझे बताओ, क्या है तुम्हारे दिमाग में? अभी कुछ दिन और ठहरो, मौका आने पर सारी बात बता दूंगा। इस बीच ये बात कभी मत भूलना कि हेल्गा से धोखा करना असंभव है। वो बहुत ही तेज़ और चालाक औरत है, उससे मैं ही निमट सकता हूँ। ये कहकर आशर ने फ़ोन रख दिया। ग्रेनविल कार्लटन होटल में अपने कमरे की बालकनी में खड़ा धूप सेक रहा था। इस समय वो बहुत ही अप्रसन्न और अनिश्चित अनुभव कर रहा था। पेरिस में कल जब वो पैटरसन से मिला था और उसे ये बताया था कि हेल्गा क्लोरिस में वो जगह देखना चाहती थी, तो वो सुनकर बहुत खुश हो गया था। तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया है ग्रेनविल। समझो वो फंस गई। हेल्गा वो जगह देखेगी तो फ़ौरन तैयार हो जाएगी। तुम ऐसा करो, कैंज में हेनरी लेगर को फ़ोन करो। वो उस जगह का प्रॉपर्टी डीलर है। वो तुम लोगों को वो जगह दिखाने ले जाएगा। एक बार हेल्गा की वो जगह देखने की देर है, बस फिर तो वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। ग्रेनविल को पूरी आशा थी कि हेल्गा से मुलाकात होगी, लेकिन प्लाजा एंथनी के रिसेप्शन क्लर्क ने उसे ये सूचना दी थी कि मैडम रोल्फ अपने कमरे में नहीं है, वो बाहर गई हुई हैं और ना जाने कब वापस लौटे। ग्रेनविल ने सारे दिन पेरिस में इधर उधर टहलते हुए काटा था और शाम को जब अपने कमरे में वापस लौटा था, कहीं 6 बज के जाकर उसने हेल्गा को फ़ोन लगाया। क्रिस, 1 घंटे बाद तुम मुझे नीचे लॉबी में मिलना, हेल्गा ने फुर्तीली आवाज़ में कहा था। मैंने सासा प्रबंध कर लिया है, 1 हफ्ते के लिए कपड़े ले आना। आज से पहले किसी ने उसे इस तरह से आदेश नहीं दिए थे। ग्रेनविल ने अपनी दृढ़ता व्यक्त करने का प्रयास किया। देखो हेल्गा, मैं। हेल्गा ने उसे टोक दिया। बाद में बात करेंगे क्रिस, इस समय मेरे पास कुछ आदमी खड़े हैं, कहकर हेल्गा ने फ़ोन रख दिया। तब ग्रेनविल ने आशल को फ़ोन किया। क्यों, कैसे चल रहा है? दूसरी ओर से आशल ने पूछा। कैसे चल रहा है? उसने मेरे प्रति ऐसा रवैया अपना लिया है कि मानो मैं जाइगोलो हूँ। आशल हंसने लगा। जाइगोलो तो तुम हो ही। धीरज से काम लो और अपने लक्ष्य को सामने रखो। मेरी दिमागी स्कीम पनपने लगी है। तुम जब कार्लटन होटल पहुंच जाओ तो मुझे वहां से फ़ोन कर देना, और इस बात का हमेशा याद रखना कि तुम हेल्गा के जाइगोलो हो और तुम्हारा काम शीघ्र से शीघ्र उसके साथ रमण करके उसके तंग की तपन बुझाना है। ग्रेनविल ने गुस्से से रिसीवर पटक दिया था, लेकिन एन 7 की सुई पर ग्रेनविल अपना सूटकेस खुद हाथ में पकड़कर नीचे